का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12th क्लास केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलों को समझेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12th क्लास केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो केवल 3 चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर रासायनिक बल गति, दूसरा चैप्टर विलयन और तीसरा चैप्टर बच्चों विद्युत रसायन। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो केवल इन तीनों ही चैप्टर आते हैं, इससे अलग किसी चैप्टर में न्यूमेरिकल है ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन तीनों चैप्टरों के जो इंपॉर्टेंट सूत्र है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उनको समझेंगे। और उम्मीद करता हूं बच्चों एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आपको 100% हर फार्मूला समझ में आएगा कि किस कंडीशन में किस फार्मूले को हमें लगाना होता है, जिसकी हेल्प से अपना न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आई स्टूडेंट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं बारी बारी से। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ फार्मूले ऑलरेडी लिख करके रखे हैं और बाकी जो शेष फार्मूले हैं पहले इनको समझाऊंगा, उनके बाद में आपको उन फार्मूलों को लिखूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। पहला फार्मूला क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, पहला फार्मूला बच्चों औसत वेग का, औसत वेग का। और ये जो बच्चों फार्मूला आता है बच्चों आपको रासायनिक बल गति चैप्टर में आता है, ठीक है। यानी किसी अभिक्रिया का औसत वेग कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों? माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी या प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए माइनस प्लस का क्या मतलब है, पहले इसको समझा देता हूँ। जहाँ आर का मतलब बच्चों रिएक्टेंट यानी अभिकारक से है और पी का मतलब जो मतलब है प्रोडक्ट यानी उत्पाद से है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप मैं कोई भी रिएक्शन याद कर लूँ, मान लीजिए ये कोई रिएक्शन हो रही है, ये कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्टेंट है और रिएक्शन हो रही है और ये आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चों टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे अभिक्रिया होगी तो इस आर की मात्रा में, अभिकारक की मात्रा में तो कमी आएगी और जब कमी आएगी तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी तो अभिकारक काय में चेंज होगा, उत्पाद में चेंज होगा, यानी इसकी मात्रा लगातार बढ़ेगी और जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, प्लस का साइन आ रहा है। यानी आप अभिकारक का अगर औसत वेग निकालेंगे तो फार्मूला लगाएंगे माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अगर आप उत्पाद का अगर आप औसत वेग निकालेंगे तो क्या फार्मूला लगाएंगे, प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये माइनस प्लस का मतलब क्या होता है। माइनस लगाते हैं बच्चों जब हम अभिकारक का अभिक्रिया वेग निकालते हैं, ठीक है। और हम पी के आगे जब वो प्लस आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये प्लस इसलिए लगाते हैं बच्चों क्योंकि यानी ये जो प्लस लगाते हैं जब हम उत्पाद का अभिक्रिया वेग निकालते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो इसकी मात्रा सांद्रता में कमी आती है, यानी अभिकारक कम होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं। लेकिन टाइम बढ़ने पर, ठीक है, आपका जो उत्पाद होता है ये बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं बच्चों, हम प्लस साइन लगाते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभिकारक के लिए ये वाला फार्मूला और उत्पाद के लिए ये वाला फार्मूला, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा देखिए दूसरा सवाल क्या, दूसरा जो फार्मूला बच्चों वो क्या, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इस क्वेश्चन पे हर साल लगातार 3 साल से न्यूमेरिकल आ रहा है 4 नंबर में इस फार्मूले पे। अब इस फार्मूले में क्या कौन क्या है इसको समझ लीजिए। देखो बच्चों के जो है, के को कहते हैं बच्चों वेग स्थिरांक, के को बोलते हैं वेग स्थिरांक, ठीक है। और टी है बच्चों अभिक्रिया को होने में लगा समय, ठीक है। समझ में आ रही आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अब ये जो ए है बच्चों, ए होती है प्रारंभिक मात्रा, इसको बोलते हैं हम प्रारंभिक मात्रा बोलते हैं, प्रारंभिक मात्रा, ठीक है। और जो आपका जो a माइनस एक्स होता है बच्चों, ये होती है बच्चों आपकी शेष मात्रा। क्या होती है? ये शेष मात्रा होती है, इस बात को याद रखें, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर आपको वेग स्थिरांक पूछा जाए तो फार्मूला होता है k इक्वल टू 2.303 टी लॉग, यहाँ पे 10 लगा लीजिए, लॉग बेस 10 भी कह देते हैं इसको, ठीक है। तो a अपॉन a माइनस एक्स होता है। अच्छा, a होता है बच्चों प्रारंभिक मात्रा और जो a माइनस एक्स होता है बच्चों ये होती है शेष मात्रा, ठीक है। अच्छा, अब जो फार्मूला नंबर 3 क्या है, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर अर्धायु काल आपसे पूछा जाए वेग स्थिरांक के लिए फार्मूला तो ये लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान पूछा जाए किसी क्वेश्चन के हेल्प से तो फार्मूला होता है बच्चों टी हाफ, क्योंकि अर्धायु काल को हम कैसे लिखते हैं, टी हाफ से लिखते हैं। फार्मूला होता है 0.693 अपॉन के, या के क्या बच्चों अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है और ये आपको ऑलरेडी गिवन होता है स्टूडेंट, ठीक है। समझिए आप लोग को मेरी बात? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए फार्मूला ये होगा, जबकि अर्धायु काल के लिए फार्मूला यही होगा। और याद मैं आपको बता रहा हूँ 100% कि दोनों फार्मूलों में से कोई से एक फार्मूले पे 100% आपको न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो दोनों फार्मूलों को अच्छे से याद करें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर
जो फार्मूला नंबर 4 है बच्चों, ये आरएनएस समीकरण। कभी कभी ये विकल्प में लगाना आ जाता है, बच्चे बहुत गलती करते हैं। आरएनएस समीकरण में क्या होता है, के इक्वल टू होता है बच्चों ए ई की पावर माइनस ई ए और अपॉन में होता है आर टी। ठीक है, जहाँ ई ए होती है बच्चों सक्रियण ऊर्जा, क्या होती है सक्रियण ऊर्जा, और जहाँ ए क्या होता है बच्चों, ए होता है आरएनएस नियतांक और के होता है बच्चों आपका वेग स्थिरांक। ठीक है, तो इस पूरी समीकरण को याद रखेंगे बच्चों, क्या होती है के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। ठीक है, आर होता है बच्चों आपका बिलियन नियतांक और टी होता है बच्चों आपका टेम्परेचर। ठीक है, ताप होता है। अच्छा, आगे देखिए मोलर चालकता, यानी विद्युत रसायन वाले चैप्टर में आता है ये टॉपिक। तो मोलर चालकता जब हम निकालते हैं बच्चों तो फार्मूला होता है लैम्डा एम, क्योंकि मोलर चालकता हम लिखते हैं बच्चों लैम्डा एम से लिखते हैं। तो होता है के इंटू 100/m। ठीक, के इंटू 100/m फार्मूला। के क्या है, के होता है बच्चों आप इसको, ये के नहीं है, इसको बोलते हैं बच्चों हम कप्पा। क्या बोलते हैं इसको, कप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कप्पा, है ना। इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता मल्टीप्लाई 100/m। एम का मतलब मोलरता, यानी बिलियन की मोलरता। ठीक है, तो अगर मोलर चालकता बच्चों आपसे पूछी जाए तो फार्मूला होगा लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा। कप्पा है विशिष्ट चालकता, यानी इसका नाम क्या बच्चों, कप्पा नाम है, इसको के मत पढ़ना। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100 रहता है और क्या बिलियन की मोलरता रहती है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। देखिए कोललाउस का नियम, कोललाउस का नियम क्या होता है, ये होता है बच्चों लैम्डा इन्फिनिटिव। ठीक, लैम्डा इन्फिनिटिव क्या होता है, लैम्डा यानी मोलर चालकता आई है, ये धनायन की और ये ऋणायन की। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए HCl है बच्चों, क्या है HCl है। ठीक है, जब ये वियोजन होगा तो ये H प्लस होगा और बच्चों आपका Cl क्या होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, और तो देखो यहाँ H प्लस, देखो कैसे बैलेंस करेंगे इसको, देखो लैम्डा इन्फिनिट आ गया, ये वाला जो HCl बच्चों यहाँ लिख दिए HCl, ये हो गया। ठीक है, और ये जो H जब प्लस आ रहा है ना तो भी H प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H प्लस हो जाएगा, और ये जो Cl बच्चों, ये Cl माइनस बच्चों आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई एग्जाम्पल दे रखा होगा इससे। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। तो HCl का विजन होता है H प्लस Cl माइनस के रूप में, तो H प्लस यहाँ आएगा, Cl माइनस यहाँ आएगा। ठीक है, और जो HCl है आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो यही फार्मूला है, ये मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया स्टैंड। ठीक है, तो ये कोललाउस के नियम का फार्मूला है, और कोललाउस का नियम बच्चों वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद करें, एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन मतलब ये 6 फार्मूले बच्चों ये है। 7वां फार्मूला देखिए क्या है, देखिए 7वां फार्मूला बच्चों फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम होता है बच्चों W इक्वल टू ZIT। क्या होता है बच्चों, फैराडे का जो प्रथम नियम होता है बच्चों क्या होता है, W इक्वल टू ZIT। देखो IT जो होता है ना, Q होता है, ये होता है आवेश, और हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है बच्चों IT होता है। क्या होता है, IT। समझ में आ रहा है आपको, तो Q को हमने क्या लिख दिया, IT भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये फैराडे के प्रथम नियम का फार्मूला है। दूसरे नियम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, फैराडे का द्वितीय नियम होता है बच्चों W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। जहाँ W1 W2 क्या है, जैसे यहाँ पहला फार्मूले में आपका जो आया था W, ये क्या बच्चों, किसी वैद्युत अपघट्य की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमानीय भार है। ठीक है, और जहाँ E1 E2 क्या बच्चों, ये आपके रासायनिक तुल्यांक। तो प्रथम नियम बच्चों ये होता है, दूसरा नियम बच्चों ये होता है। ठीक है, अच्छा देखिए नट समीकरण क्या होती है, नट समीकरण बहुत एग्जाम में लिखना आती है, 1 नंबर में पूछी जाती है। क्या होता है, E इक्वल टू E0 RT अपॉन NF अब 1/m पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ E होता है बच्चों आपका इलेक्ट्रोड विभव। क्या E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, और E0 है मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। जहाँ F है बच्चों फैराडे नियतांक, R है बिलियन नियतांक, T है टेम्परेचर ताप। ठीक है, और ये है M प्लस का मतलब है कि किस एटम ने कितने मॉलिक्यूल मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं या कितने एस्केप किए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। अच्छा तो ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 1 नंबर में लिखने आती है, आता है कि नट समीकरण को लिखिए। तो फार्मूला देखिए आपके सामने नट समीकरण का। अच्छा अगर आप देखिए बिलियन वाले चैप्टर की बात करें तो बिलियन की मोलरता कैसे निकालते हैं। देखिए मोलरता बराबर होता है बच्चों, वैसे हिंदी में लिखता हूँ, होता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में होता है, यानी इकाई आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, लेकिन मोलों की संख्या ना दियो, द्रव्यमान दियो, तो कैसे निकालेंगे, विलय का ग्राम में भार, ये जो आप स्मॉल w दे रहे हैं बच्चों, ये w ये विलय का ग्राम में भार है, और ये विलय का अणु भार है। और पता है b का मतलब है वॉल्यूम, यानी ILIT का मतलब लीटर में, यानी आयतन लीटर में है। काय बच्चों, ये लीटर में है, याद रखें। तो मोलरता का फार्मूला होता है बच्चों पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणुभार बटे आयतन लीटर में। ठीक है, अच्छा अगर हम मोललता पूछी जाए, मोललता अगर बात करें तो मोललता क्या होती है। ठीक है, मोललता होती है बच्चों, पर देखो सेम फार्मूला है, बस यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ आयतन लीटर में, यहाँ आयतन क्या होता है बच्चों किलोग्राम में होता है। यहाँ पे बिलियन का जो आयतन होता है वो लीटर में होता है, और यहाँ पे बिलियन का आयतन क्या होता है किलोग्राम में होता है। बाकी ऊपर वाला टर्म सेम है, पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणुभार। ठीक है, तो पदार्थ क्या होगा, यहाँ पे विलय होगा। ठीक है, तो विलय का ग्राम में भार बटे अणुभार बटे आयतन किलोग्राम में। मोललता में क्या होता है, किलोग्राम में होता है आयतन, जो कि मोललता में बच्चे आपका लीटर में होता है आयतन। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, देखिए
मोल अंश की, ठीक है। तो स्पेशली मैंने यहाँ तो मोल अंश क्या होता है, आप विलय का मोल अंश भी निकाल सकते हैं, ब्लैक का मोल अंश भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ स्पेशली मैंने विलय के लिए लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, विलय के लिए। तो विलय का मोल अंश होता है बच्चों विलय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन में कुल मोलों की संख्या। तो बिलियन में कितने मोल को होते हैं, क्योंकि बिलियन बनता है विलय और विलायक से। तो जहाँ स्मॉल एन है बच्चों विलय के मोलों की संख्या और कैपिटल एन है बच्चों विलायक के मोलों की संख्या। समझ में आ रहा है। तो विलय का मोल अंश का फार्मूला होता है बच्चों स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये जो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है ये बिलियन में कुल मोलों की संख्या है, जबकि ये जो ऊपर वाला स्मॉल एन है ये केवल विलय के मोलों की संख्या है। इनका जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है बच्चों, आपका मोल अंश कहलाता है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट का नियम इजिकल टू होता है बच्चों, देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी जीरो। ये पी जीरो होता है यानी पी नॉट, और आगे देखिए ये क्या है, देखो विलय का मोल अंश है, क्या है विलय का मोल अंश, ठीक है। अब इसमें देखो पी नॉट होता है बच्चों, पी नॉट होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, क्या होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। और पी एस जो होता है बच्चों ये होता है बिलियन का वाष्प दाब, क्या होता है बिलियन का वाष्प दाब होता है, ठीक है। और ये तो आपको मैंने बताया ही है। एन जो स्मॉल एन होता है बच्चों, स्मॉल एन होता है विलय के मोलों की संख्या और कैपिटल एन होता है बच्चों विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। समझ में आई आप लोग को मेरी बात। तो ये राउल्ट के नियम का फार्मूला जरूर याद रखें, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो कोई ये फार्मूला तो बच्चों मैंने स्क्रीन पर लिख रखे हैं। अब देखिए मैं कुछ आगे फार्मूला लिखवा रहा हूँ आपका, जैसे क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, हिमांक का अवनमन क्या होता है, वो फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा यहाँ से इसको देखिए रब करूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। और यहाँ तक का वीडियो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं फार्मूलों में से न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने मिलेंगे, ठीक है। तो फार्मूलों को ध्यान से समझें। तो देखिए मैं थोड़ा इधर को बच्चों रब कर रहा हूँ ताकि मैं आपके जो शेष फार्मूले में उनको बता पाऊँ, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखिए स्टैंड हम निकालेंगे क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, देखिए ये फार्मूला हो गया 13 और ये हो जाएगा बच्चों 14, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। इसको बच्चों हम डेल्टा टीवी से लिखते हैं, डेल्टा टीवी से लिखते हैं। तो फार्मूला इज इक्वल टू होता है बच्चों 1000 गुणा केवी, ठीक है। केवी है बच्चों मोलल अवनमन मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। और ये होता है बच्चों आपका स्मॉल डब्लू, ठीक है। और ये होता है बच्चों कैपिटल एम गुणा ये होता है कैपिटल डब्लू। ये फार्मूला बच्चों आपको क्वथनांक का उन्नयन निकालने के। ये जो है बच्चों ये क्या, ये क्वथनांक का उन्नयन, क्या है ये क्वथनांक का उन्नयन यानी टेम्परेचर में वृद्धि, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। अच्छा यार समझ में आई आप लोगों को। तो फार्मूला क्या होता है क्वथनांक का उन्नयन निकालने के लिए 1000 केवी। केवी क्या होता है बच्चों, केवी के बारे में समझ लो। केवी होता है बच्चों मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्या होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। और जहाँ स्मॉल एल होता है बच्चों स्मॉल डब्लू होता है बच्चों विलय का ग्राम में भार, ठीक है। और जो एम होता है विलय का अणुभार होता है, और जो कैपिटल डब्लू होता है ये होता है बच्चों विलायक का भार, ठीक है। तो याद रखें स्मॉल डब्लू होता है बच्चों विलय का भार और कैपिटल डब्लू होता है बच्चों विलायक का भार, ठीक है। अच्छा अब निकालते हैं बच्चों हिमांक में अवनमन। फार्मूला 15 क्या होता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन मतलब टेम्परेचर में कितनी कमी हुई। इस फार्मूले से निकलता है कि टेम्परेचर में कितनी वृद्धि हुई। इस फार्मूले से आप जो लिख रहे हो इसमें लिखेंगे टेम्परेचर में कितनी कमी हुई, ठीक है। कमी को बोलते हैं बच्चों अवनमन, हिमांक में अवनमन। फार्मूला क्या होता है देखिए डेल्टा टीबी की जब बच्चों आपको लिखते हैं हम डेल्टा टी एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट की बात चलती है ना, डेल्टा टी एफ। फार्मूला क्या होता है देखिए ये होता है 1000 गुणा यहाँ होता है देखो यहाँ पे क्या के बी, यहाँ पर बच्चा के एफ, क्या होता है के एफ होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में होता है आपका बच्चा आपका स्मॉल डब्लू, ठीक है। और अपॉन में आता है आपका स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो ये फार्मूला बच्चा आपका हिमांक में अवनमन निकालने का यानी रिएक्शन के अंदर कितने टेम्परेचर में कमी हुई है, ठीक है। ठीक है तो ये क्या होता है बच्चे, ये होता है बच्चे हिमांक में अवनमन, ठीक है। क्या ये हिमांक में अवनमन, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। और जो के एफ होता है बच्चों ये क्या होता है मोलल, यहाँ उन्नयन है तो के एफ क्या हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। के एफ क्या होता है मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा, ठीक है। जहाँ उन्नयन आ रहा है ना केवी के लिए वहाँ के एफ के लिए हो जाएगा उन्नयन क्या अवनमन आ जाएगा। इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा बच्चों अवनमन आ जाएगा, अवनमन, ठीक है।
तो मोलर अवनम स्थानांक हो जाएगा। और बाकी स्मॉल w होता है बच्चों विलेयका के बाहर, और जो m होता है बच्चों विलेय का अणु भार, और कैपिटल W होता है बच्चों विलेय का भार। ठीक है, तो बच्चों ये वो फार्मूले हैं बच्चों जिनसे आपसे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे बच्चों। और आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों इन्हीं फार्मूलों पर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना आएगा। इन फार्मूलों को अच्छे से याद करके जाएँ और अपना जो एग्जाम बच्चों उसको अच्छे से करें। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।